अस्सलाम वालेकुम। हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में आज सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ कॉशी-रीमान इक्वेशंस। और आपको पता है कि अगर फंक्शन को हमने एनालिटिक साबित करना है तो उसके लिए एक तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन ये सफिशेंट इक्वेशन नहीं होती है कि आप कहें कि बस इतना कर लिया तो काम बन गया। फिर उसके बाद हमने सफिशिएंट कंडीशन को भी साबित करना होता है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो बहरहाल इस थ्योरम के फिर दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा हम पहले डिस्कस करते हैं जिसके मुताबिक हम नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक सीखते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है, यानी अब हमने कॉशी-रीमान इक्वेशंस को प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये रही कि the necessary condition for a function f of z is equal to u function of xy and plus iota v is also function of xy to be analytic in domain D। फंक्शन जो है वो एनालिटिक है डोमेन डी में। इज दैट u एंड v मस्ट सेटिस्फाई कॉशी-रीमान इक्वेशंस। अगर वो एनालिटिक है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मस्ट सेटिस्फाई करेगा, u और v लाजमी तौर पे कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होना ही होना है। तो एक तो हम ये अब साबित करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगी उसमें आएगा कि नेसेसरी कंडीशन तो ये होगी, फिर सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास कौन सी है और उसको प्रूफ कैसे करना है। तो लें जी, कॉशी-रीमान इक्वेशंस को हम सेटिस्फाई करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास ये रही। फिर आप एक दफ़ा इसको देख लें कि ये आपके पास थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट है। अब हमने इसका प्रूफ करना है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस का प्रूफ कैसे करते हैं। बाय डेफिनेशन अब डेफिनेशन के मुताबिक हमें पता है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा जी अप्रोच टू जीरो एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा ऑफ जी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन की। तो क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो ज़ाहिर है वो फिर हमारे पास जो है उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो एनीवे हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन की ये डेफिनेशन है। इसको आप इक्वेशन को नाम रख लेंगे। लेट्स सपोज हम इसको नाम स्टेरिक रख लेते हैं। और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है z हमारे पास, और हमें पता है कि z की जो वैल्यूज है, z एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस एटा y, और ज़ाहिर है इसका ये नंबर जो है वो कम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है। और इसी तरह हमारे पास f ऑफ z की जो वैल्यूज है वो होती है u प्लस एटा v। तो ये फंक्शन भी हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में से है। लेकिन यहाँ पे वेयर u से मुराद आपका u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और v से भी मुराद आपका v जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास z भी कम्प्लेक्स में से है, f ऑफ z भी कम्प्लेक्स में से है। u को हमने फिर डिफाइन किया कि u क्या है। u का हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसमें x और y वेरिएबल्स आएंगे और इसी तरह v भी है। अब हमारे पास ये जो अगर हम बाय डेफिनेशन स्टेरिक इक्वेशन में देखें तो z हमने चले सीख लिया, z हमारे पास ये होता है। f ऑफ z हमने डेफिनेशन से देखा तो हमने यहाँ पे लिख दिया f ऑफ z है। और फिर हमने ये देखे डेल्टा z भी तो आ रहा है यहाँ पे कि डेल्टा z से क्या मुराद है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि डेल्टा z से क्या मुराद है। अब देखें ना, अगर आपको z की समझ आ गई है कि z से क्या मुराद है तो z से मुराद है x प्लस एटा वाई। डेल्टा z से मुराद क्या है कि चेंज इन z में चेंजिंग जो है वो किसके इक्वल होगी। तो जाहिर है z जो है वो x प्लस एटा वाई के इक्वल है।
तो अगर z में चेंज आ रही है तो x में भी चेंज आएगी और y में भी चेंज आएगी। तो डेल्टा z फिर हमारे पास हो गया डेल्टा x प्लस एओटा डेल्टा y। तो ये हमारे पास सारे फिर जो भी टर्मिनोलॉजी हमने स्टेरिक इक्वेशन में लिखी थी कि z क्या होता है वो हमने डिफाइन कर लिया, एफ ऑफ z क्या होता है वो डिफाइन कर लिया। u v उसमें आए थे तो u v को हमने डिफाइन कर दिया कि u और v जो है वो फंक्शन ऑफ x y है। डेल्टा z था उसको हमने डिफाइन कर दिया कि डेल्टा z डेल्टा x प्लस एटा डेल्टा y के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास ये z प्लस डेल्टा z भी पड़ा हुआ है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें z प्लस डेल्टा z, तो हम इसको देखें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। z की जगह पे ज़ाहिर है z की वैल्यूज लगाएंगे। z की वैल्यूज हमारे पास है x प्लस एटा y, ये आ गई प्लस, और डेल्टा z की वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई है डेल्टा x प्लस एटा डेल्टा y की वैल्यूज लगा देंगे। ये हमने वैल्यूज लगा दी है। अब यहां से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग से कर लेंगे। तो रियल हमारे पास एक x आ रहा है और इधर से हमारे पास डेल्टा x आ रहा है, तो x प्लस डेल्टा x आ गया। और इमेजिनरी पार्ट में से एटा हम कॉमन निकाल लेंगे तो y प्लस डेल्टा y आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया z प्लस डेल्टा ऑफ z। तो हमने जो भी टर्मिनोलॉजी स्टोरिक इक्वेशन में थी कि z क्या होता है वो लिख लिया, फिर एफ ऑफ z क्या होता है वो लिख लिया, डेल्टा ऑफ z क्या वो डिफाइन कर लिया, फिर हमने z प्लस डेल्टा z जो था उसको भी हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास देखिए स्टेरिक इक्वेशन में रह क्या गया, रह हमारे पास सिर्फ इतना गया कि एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z जो है ये भी हम डिफाइन कर लें कि ये किसके इक्वल होता है। बस इतना फैक्टर रह गया। जैसे ये फैक्टर्स आ जाएंगे फिर सब की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज आ जाएगी। तो ये काम हमने जस्ट करना है। तो हमारे पास अब क्या है कि हम फंक्शन ऑफ z प्लस डेल्टा ऑफ z को कैलकुलेट करें। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ और हमें चाहिए f ऑफ f इंटू z प्लस डेल्टा z, यानी अब हमें चाहिए f z प्लस डेल्टा z क्या, और ये हम पढ़ के आगे कि z प्लस डेल्टा z से क्या मुराद है फिर आप उसको नोट कर लें। z प्लस डेल्टा z हमने डिफाइन किया हुआ है x प्लस डेल्टा x प्लस एटा y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज रख ली, x प्लस डेल्टा x हमने रख ली उसकी वैल्यूज, प्लस एटा y प्लस डेल्टा y, यानी ये हमने इसकी वैल्यूज रख ली। जो हमारे पास z प्लस डेल्टा z की वैल्यूज थी वो हमने यहां पे रख ली। और हमारे पास अब ये जो है फंक्शन अगर आप देखें तो हमारे पास तो f ऑफ z जो डिफाइन हुआ था कि f ऑफ z जो है वो क्या था u प्लस एटा v, वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया u प्लस एटा v की इक्वल आ गया था। यानी मजीद हम उसको इस तरह से हम लिख सकेंगे, यानी हम जब फंक्शन को लिखेंगे u में और u हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y प्लस एटा v x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से उसको डिफाइन किया। अगर इस बात की समझ ना आ रही हो कि ये हमने कैसे लिख दिया तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब ये मैं रफ अमल में आप लोगों को ये समझाता हूँ कि ये फैक्टर किस तरह से आया। अब देखिए ना, जब हमने डिफाइन किया f ऑफ z और z हमारे पास क्या था x प्लस एटा y, यही z की वैल्यूज लगाई थी, तो हमने उसको कैसे एक्सपेंड किया, हमने कहा कि u हमारे पास आएगा और हमारे पास एक v फैक्टर आएगा।
अब u जो है वो आएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x, y, और v के क्या आएंगे x, y। हमने ऐसे लिखा इसको, यानी ये अडेड पेयर फॉर्म में ये जो भी होगा ये अडेड पेयर फॉर्म में यहां लग जाएगा u के साथ और v के साथ। तो अडेड पेयर फॉर्म x प्लस छोटा y की x, y, और इसी तरह x, y v के साथ लग गया। सेम इसी पैटर्न से अगर आप इसको देखें, ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है कि ये क्या है x प्लस डेल्टा x है, कॉमा प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस सेयोटा y प्लस डेल्टा y। अब उसी पैटर्न से देखिए, लगना तो हमारे पास u v है, u यहां पे आ जाएगा प्लस सेयोटा और यहां पे v आएगा। अब यहां पे क्या आना, इसकी अडेड पेयर फॉर्म आनी थी। अब इसकी अडेड पेयर फॉर्म क्या बनेगी x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। और इसी पैटर्न से v के साथ क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि ये सारा जो तरीकाकार है ये किस तरह से आता है। बहरहाल ये मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि ये किस तरह से लिखा है। तो u v तो वैसे ही आने थे, अब ये जो भी पड़ा हुआ है ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, और इसी तरह x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, हमने यहाँ तक उसकी वैल्यूज। अब सारी वैल्यूज जब आ गई हैं, इसकी भी वैल्यूज आ गई, पिछली वैल्यूज भी आ गई, सब वैल्यूज को आपने पुट ऑल वैल्यूज इन स्टैरिक। अब स्टैरिक इक्वेशन में सब वैल्यूज को आपने पुट कर देना है, ये सारी वैल्यूज जो भी आ गई। अब स्टैरिक में जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास f प्राइम ऑफ z आ जाएगा, यानी जब हम स्टैरिक में पुट करेंगे तो f प्राइम ऑफ z हमारे पास आ जाएगा u x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y प्लस सेयोटा v, और इसी तरह v x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, माइनस आगे जो f ऑफ z था, और f ऑफ z को हमने लिखा हुआ था u x, y प्लस सेयोटा v x, y। ये हमारे पास आ गए। तो एक फैक्टर तो हमारे पास ये वाला आ गया, एक फैक्टर यानी हमारे पास f ऑफ z प्लस डेल्टा z ये आ गया, और f ऑफ z वाला फैक्टर ये आ गया, ओवर। अब था डिनोमिनेटर में हमारे पास डेल z था, और डेल z को हमने क्या लिखना है डेल्टा x और प्लस एयोटा डेल्टा y, और लिमिट थी हमारे पास, और लिमिट उसी पैटर्न से आप जैसे डेल्टा z अप्रोच टू 0 है वो आप लिखते जाएंगे। लिमिट यानी इसके साथ लिमिट आ जाएगी तो वो आप लगा लीजिए, तो डेल्टा z अप्रोच टू 0। तो यहां तक हम पहुंच गए। तो डेल्टा z की जगह पे अगर आपने ये ऐसे लिख दें कि डेल्टा x, डेल्टा y अप्रोच टू 0 तब भी सही है। यानी अगर डेल्टा z नहीं लिखना, इस तरह से आप लिखना चाहेंगे तब भी ठीक है, यानी इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाएं तो डेल्टा x, डेल्टा y, तो फिर ये अप्रोचेस टू बन जाएगा 0 या 0,0, तो वो एक ही बात होगी। तो ये इस तरह से हमने उसको लिख लिया। अब देखिए अगर आप डिनोमिनेटर में भी देखें या आप इधर देखें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई के आ रहे हैं, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई के हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस बात करेंगे तो फिर तब इसकी जो सिनेरियो और चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। और अगर हम अलोंग वाई एक्सिस बात करेंगे तो फिर हमारे पास और तकनीक इस्तेमाल होगी। तो हमने इसके दो केसेस बनाने हैं। एक बनाना है क्योंकि हमने जब लिमिट अप्रोच करानी है डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, या तो वो होगी या डेल्टा वाई अप्रोच टू 0 होगी। जब डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 होगी तो जाहिर है डेल्टा वाई फिर आपका 0 हो जाएगा। और इसी पैटर्न से अब इसके दो हिस्से बना देंगे। केस नंबर 1 कर देंगे, आप उसको कह देंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस। अब इस इक्वेशन को जो हमारे पास ऊपर ये आई हुई है इसको कोई नाम दे लेंगे। आप चलें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें।
अलोंग एक्स एक्सिस। और आपको पता है जब एक्स एक्सिस की बात हम करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये सारी आपकी एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे y की वैल्यूज हमारे पास 0 होती है। अब जब y अलोंग एक्स एक्सिस y 0 है तो डेल्टा y यानी चेंज जो है y में वो आनी कोई नहीं, क्योंकि y पहले ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आनी, तो इसलिए ये हमारे पास डेल्टा y भी 0 आ जाएगा। तो जब हम डेल्टा z की बात करेंगे, आप देखिए ना डेल्टा z हमारे पास क्या था, डेल्टा x प्लस एटा डेल्टा y, और डेल्टा y तो किसके इक्वल आ चुका है, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा z अब सिर्फ किसके इक्वल आ गया, डेल्टा x के आ गया। और जब हम कहते हैं कि व्हेन, हमने कहा हो ना डेल्टा z अप्रोच टू 0, व्हेन डेल्टा z अप्रोच टू 0 इट मीन्स दैट डेल्टा x अप्रोच टू 0। अब हमारे पास ये तकनीक आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, जहां जहां आपको y या डेल्टा y नजर आए फौरन वहां पे 0 लगा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम यही काम करने लगे हैं कि हम वैल्यूज को पुट करने लगे। यहां पे हम वैल्यूज को आप दर्ज करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट, जो डेल्टा z था वो डेल्टा x अब कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जस्ट क्या आना है, जस्ट डेल्टा x आना, क्योंकि डेल्टा y हमारे पास 0 हो गया। और u जो है ये फंक्शन हमारे पास आ गया x प्लस डेल्टा x, और y जो है y में अब कोई चेंज नहीं है। अब जस्ट किस में चेंज आ रही है, x एक्सिस के अलोंग चेंज आ रही है, y में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, y कांस्टेंट जा रहा है, इसलिए y को एज इट रखेंगे आप। माइनस u, वो जब उसमें सब में पुट कर देंगे हाँ वैल्यूज को, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी u x प्लस डेल्टा x, और वो डेल्टा y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और माइनस u एक्स वाई, हम u वाले फैक्टर्स हम इकट्ठे कर रहे हैं वहाँ से इक्वेशन में से, तो ये फैक्टर हमारे पास ये आ जाएंगे, और v वाले फैक्टर्स हम इकट्ठे कर लेते हैं उसमें, प्लस एटा रियल ये और इमेजिनरी जो है वो अलग हो जाएंगे, प्लस एटा और v फैक्टर जो है वो हमारे पास हो जाएगा इसी पैटर्न से, एटा v x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस v x कॉमा y। तो ये उसी वो हमने बस रियल और इमेजिनरी इकट्ठे कर ली, बाकी हमारे पास वही इक्वेशन है। फिर इस इक्वेशन को दोबारा से आप चेक कर लें, इक्वेशन नंबर 1 को जब सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ली हैं, तो एक्चुअली क्या किया, ये u और ये u हमने इकट्ठे कर लिए हैं, दोनों को इकट्ठे करके और इन दोनों में से एटा कॉमन ले लिया, v इकट्ठे हो गए। और हमने क्या किया कि जहाँ पे चेंज इन y है, डेल्टा y है, तो वो हमने 0 कर दिया। लॉन्ग एक्स एक्सिस y में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो y हम 0 बनाते हैं, उसमें y में कोई चेंजिंग नहीं है जहाँ जहाँ डेल y आया है। बाकी y को तो हम एज इट इसलिए रख रहे हैं कि y में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, y तो एज इट आ रहा है, तो चेंजिंग जस्ट किस में है, x में आ रही, तो इसलिए हम ये लिखते जा रहे हैं। तो यहां पे पहुंचने पे हमने रियल और इमेजिनरी को इकट्ठे कर लिए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 u x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस u x कॉमा y इज इक्वल टू ओवर डेल्टा x। एक फैक्टर हमारे पास ये आ गया, और अब हम यही लिमिट इस फैक्टर पे भी अप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास एटा, और ये लिमिट यहाँ पे भी अप्लाई होगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0
और ये आ गया वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये फैक्टर हमारे पास ये भी आ गया, तो हमने उसको अलग अलग से कर लिया। अब ये वाला आप देखिए कि चेंजिंग किस में आ रही है, अब सिर्फ एक्स में चेंजिंग आ रही है, वाई वो आपका एज ए कांस्टेंट जा रहा है। तो अब ये अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करें, जो पहला फैक्टर है हमारे पास, तो ये तो पार्शियली डेरिवेटिव है हमारे पास u का विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम डेरिवेटिव लिखते हैं तो हमारे पास ये आ गया पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ये उसकी डेरिवेशन है कि अब सिर्फ चेंज जब एक ही वेरिएबल में चेंज आ रही है तो फिर पार्शियली डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है। जब दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हों आपके, तो फिर आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक ही कर रहे होते हैं तो फिर आप एक के वेरिएबल्स में ही चेंज लेके आते हैं जब पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे होते हैं। तो x प्लस डेल्टा एक्स है, तो x में क्योंकि चेंज आ रही है तो दोनों फैक्टर्स हैं u के ही, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये डेरिवेटिव है पार्शियली डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एओटा। और अब आप सेकंड फैक्टर को अगर देखें तो ये u की डेरिवेटिव है और चेंजिंग में x में आ रही है, तो ये पार्शियल v ओवर पार्शियल x आ गया। और इस साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, f प्राइम ऑफ z आ रहा है। तो आप इसको कोई नंबर a कह लें। तो हम यहां तक पहुंच गए, एक फैक्टर हमने बना लिया और हमने ये काम क्या किया कि हमने अलोंग x एक्सिस लिया। अब हम दूसरा काम ये करते हैं कि अलोंग y एक्सिस इसी पैटर्न से लेते हैं। जब हम अलोंग y एक्सिस करेंगे केस नंबर 2 में, यानी जब हम केस नंबर 2 में अलोंग y एक्सिस करेंगे, अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस में आपको पता है जब अलोंग, तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, और डेल्टा x फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y में जो चेंज है, वो x में जो चेंज है अलोंग y एक्सिस, वो हमारे पास 0 होगी। तो 0 होगी तो आपने वही वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशन में पुट कर लेनी है, तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे। तो यानी f प्राइम ऑफ z जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट उसी पैटर्न से डेल्टा y अप्रोच टू 0 और u x y प्लस डेल्टा y, ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर। अच्छा, डेल्टा x अगर हमारे पास 0 आ गया तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि डेल्टा z क्या था, डेल्टा z था डेल्टा x प्लस एओटा डेल्टा y, और डेल्टा x जब 0 हो जाएगा तो डेल्टा z हमारे पास आ गया एओटा डेल्टा y के, और व्हेन डेल्टा z अप्रोच टू 0 इट मींस दैट डेल्टा y आल्सो अप्रोच टू 0 आ गया। तो इसमें हमने वैल्यूज रख लेनी है, वही इक्वेशन जो हमारे पास 1 है उसी में हम रख रहे हैं। उसमें भी ये किया था पहले केस में भी और दूसरे में भी, ये कि इसी में आपने बस हमने क्या करना है, u को इकट्ठे कर लेना है और v को आपने इकट्ठे कर लेना है इमेजिनरी पार्ट को, बाकी वैसे ही आपने काम करना है कि अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे डेल्टा x है वो हम 0 कर देंगे। जब आप डेल्टा x 0 यहाँ पे रखेंगे तो x कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा, और ये डेल्टा x 0 हो गया तो x कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा, यानी ये हमारे पास x कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस u x कोमा वाई, तो ये एक फैक्टर आ गया हमारे पास, प्लस एओटा और इसी पैटर्न से v x कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई और माइनस v x कोमा x, तो ये ओवर एओटा डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा z था और डेल्टा z हमारे पास डिनोमिनेटर में किसके इक्वल है, एओटा डेल्टा वाई के, तो वो हमने वैल्यूज लगा दिए। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हम जैसे ही हमने केस नंबर 1 किया था वैसे ही केस नंबर 2 में हम करेंगे कि ये लिमिट इस पे अलग अलग से अप्लाई कर देंगे और इस पे हम अलग से अप्लाई कर देंगे। तो जब हम लिमिट इस पे अलग से अप्लाई करेंगे, लिमिट
डेल्टा वाई अप्रोच टू 0 u x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस u x कॉमा वाई। आप डिनोमिनेटर जो है वो आप अलग अलग कर दें, उस पर एओटा डेल्टा वाई इस पे डिनोमिनेटर अलग से कर देंगे, और प्लस अब ये डिनोमिनेटर जब इसके नीचे अलग से डिवाइड होगा तो एओटा से एओटा फिर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एओटा ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई अप्रोच टू 0 वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई ओवर, अब डिवाइड करने पे एटा एटा से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे अकेला डेल्टा वाई आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब नज़र अगर दौड़ाएं तो सिर्फ ये एटा के फ़र्क है ना, तो बाकी तो हमारे पास क्या बन गया है, अब चेंज कहाँ पे हो रही है, वाई में हो रही है, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, समझ गए। तो ये आ गया उसी पैटर्न से, बस वो एटा आप ज़ाहिर है हमें तो वाई पे लिमिट चाहिए डेल्टा वाई पे, तो एटा आप लिमिट के बाहर ले जाएंगे तो 1 ओवर एटा आ जाएगा, और 1 ओवर एटा ये आ गया हमारे पास। बाकी बाय डेफिनेशन अगर देखें ये सारा, तो ये क्या है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई है, और ये आप वो डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई है, और ये हमारे पास आ रहा है एफ प्राइम ऑफ जी। इसको आप इक्वेशन नंबर बी का नाम दें। तो ये हमने इक्वेशन नंबर अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वेशन नंबर ए बना दी, और अलॉन्ग वाई एक्सिस उसी पैटर्न से हमने इक्वेशन नंबर बी बना दी। अब इक्वेशन नंबर ए और बी जो है आप इसको कंपैरिजन कर लें, मवाजना कर लें, क्योंकि ये एक जैसी हैं तो दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो हमारे पास जो है वो कॉशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई है। इक्वेशन नंबर 1 को देख ले, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये इसके इक्वल है, और इक्वेशन नंबर बी को देख लें आप, बी हमारे पास ये है। अब दोनों की राइट साइड जो है वो इक्वल है, तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल होंगी तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर A and B, from equations A and B we get, हमें फिर यहाँ से क्या मिलेगा कि दोनों राइट साइड्स इक्वेशंस A और B को हम इक्वल रख लेंगे, तो हमारे पास ये आ रहा है पार्शियल U ओवर पार्शियल X, ये इक्वेशन नंबर A से है, प्लस ये होता है पार्शियल V ओवर पार्शियल X इज इक्वल टू, और बी इक्वेशन में से हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एओटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। तो ये दोनों इक्वल आ गए। हमें कॉशी-रीमान इक्वेशंस चाहिए, तो उससे पहले आप देखिए ये एओटा पड़ा हुआ है, इस एओटे के साथ आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, एओटा से मल्टीप्लाई एओटा से डिवाइड, ताकि हमारे पास एक रियल पार्ट आ जाए और एक इमेजिनरी आ जाए। तो अब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देंगे, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एओटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। अब इसको हम 1 ओवर एओटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और एओटा के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई आ गया। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एओटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। अब यहाँ से एक एओटा ये एओटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो ये माइनस एओटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। एओटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है इसलिए माइनस एओटा आ गया। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई प्लस एओटा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, और इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एओटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। और अब हम कंपेयरिंग की पोजीशन में है कि हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम दोनों पार्ट्स को हमने इक्वल कर दिया। अब रियल जरा इधर से देखिएगा कौन सा बन रहा है, पार्शियल यू ओवर
पार्शियल एक्स, और इधर से रियल कौन सा है, पार्शियल v ओवर पार्शियल y। तो एक पार्ट हमारे पास ये आ गया, और इधर से जब आप कंपैरिजन करेंगे इमेजिनरी पार्ट्स का तो ये पार्शियल v ओवर पार्शियल x आ जाएगा, और इधर से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y आ जाएगा। विच आर द कॉशी-रीमान इक्वेशंस, विच आर कॉशी-रीमान इक्वेशंस। तो लें जी, ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन थी कि हमने कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।